नमस्कार मित्रों, हम पढ़ रहे हैं बीएसटीसी का सिलेबस। और बीएसटीसी के सिलेबस में अपना एक सब्जेक्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिक्षमता। और उसके अंदर 7 टॉपिक हैं। उन 7 टॉपिक में से 50% आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का है। इस प्रकार से ये जो सब्जेक्ट है बीएसटीसी में, ये 150 नंबर का है। और हमारा पहला टॉपिक है इसमें शिक्षण अधिगम, टीचिंग लर्निंग, और उसके हम प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं। 24% हमने पिछली क्लास में कर लिए। इस क्लास में हम आगे के प्रश्नों को करेंगे, तो देखिएगा। प्रश्न है 25 नंबर, निम्नांकित में से कौन सी अधिगम के लिए आकलन की विशेषता नहीं है? अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, यह निर्णयात्मक है अतः मूल्यांकन का हेतु है। देखो, अधिगम के लिए आकलन होता है और वो कहता है कि बालक में सुधार करो। अधिगम के लिए आकलन लगातार चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। अधिगम के लिए आकलन होता है वो बालक के अधिगम में सुधार करने के लिए होता है, सुधारात्मक होता है, सकारात्मक होता है। ये कभी रिजल्ट नहीं देता है, कभी भी निर्णय नहीं देता है, कभी भी मूल्यांकन नहीं करता है। कभी भी इसमें जो अधिगम की प्रक्रिया है वो रुकती नहीं है। इसलिए अधिगम के लिए आकलन की विशेषता नहीं है, तो यह निर्णयात्मक है और मूल्यांकन कहते हैं। तो अगर निर्णयात्मक होता और मूल्यांकन का हेतु होता तो अधिगम रुक जाता, लेकिन अधिगम के लिए आकलन तो चलता ही रहता है, सुधारात्मक है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और ये जो बच गई वो 3 इसकी विशेषताएं हैं। यह निरंतर प्रतिपुष्टि प्रदान करता है, फीडबैक देता रहता है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी की समर्थताओं और अल्पज्ञताओं को पहचानने में सहायक है। यह विद्यार्थी को अपने कार्यों की समीक्षा का अवसर देता है, मतलब अपने कार्यों का रिव्यू करने का अवसर देता है, ताकि वो रिव्यू करके दोबारा से देख करके अपने कार्य में सुधार कर सके और विशिष्ट कदम उठा सके। अधिगम के लिए आकलन का उद्देश्य विद्यार्थियों के अधिगम की प्रक्रिया में सुधार करना होता है, न कि किसी अंतिम निर्णय या परिणाम तक पहुंचने का। मतलब अधिगम के लिए आकलन में अंतिम निर्णय नहीं दिया जाता है, रिजल्ट नहीं दिया जाता है, परिणाम की बात ही नहीं की जाती है। यह तो सुधारात्मक और सकारात्मक होता है। एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी को अपनी क्षमताओं को सुधारने का अवसर मिलता है। इस प्रकार यह निर्णयात्मक नहीं होता है, बल्कि सुधारात्मक और सकारात्मक होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अधिगम के लिए आकलन की विशेषता नहीं है, नहीं है, नहीं है। यह निर्णयात्मक है, अतः मूल्यांकन का हेतु। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 26 है, प्लूचिंग नामक मनोवैज्ञानिक ने व्यक्ति में कितने प्रकार के मूल और प्राथमिक संवेग बताए हैं? प्लूचिंग ने व्यक्ति में कितने प्रकार के संवेग बताए हैं? 8 प्रकार के। जबकि हमने पढ़ा था कि मैकडूगल ने तो 14 प्रकार के संवेग बताए हैं, और प्लूचिंग ने कितने बताए हैं? 8। संवेग, इमोशंस होता क्या है? अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करते हुए अपने विचारों को प्रकट करना ही इमोशंस होता है। ये लैटिन भाषा के शब्द इमोवियर से बना है, जिसका अर्थ होता है उथल पुथल करना, उत्तेजित होना आदि। तो प्लूचिंग ने व्यक्ति में कितने प्रकार के मूल संवेग बताए हैं? 8। ऑप्शन बी करेक्ट। प्रश्न नंबर 27 देखिएगा। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है, अभी पढ़ा था हमने कि जो संवेग होता है, इमोशन होता है, वो लैटिन भाषा के इमोवियर से बना है, जिसका अर्थ होता है उथल पुथल करना, उत्तेजित करना। तो संवेग का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? उत्तेजना या भाव में उथल पुथल करना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? कैसे करता है? नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। देखो, जिज्ञासा, आनंद और गौरव, ये तो अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। अगर जिज्ञासा होगी, आनंद होगा, गौरव होगा तो ज़्यादा सीखेगा। और जो निराशा होती है
वो नकारात्मक प्रभावित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। 29 नंबर प्रश्न है, संवेग की उत्पत्ति किससे होती है? संपत्तियों के निर्माण से, कॉन्सेप्ट के निर्माण से, मूल प्रवृत्तियों से, इंस्टिंक्ट से, आदतों से, हैबिट से, शारीरिक विकास से, फिजिकल डेवलपमेंट से। तो भाई संवेग इमोशन की जो उत्पत्ति होती है वो होती है मूल प्रवृत्तियों से। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं और उनसे जुड़े हुए 14 संवेग होते हैं। 14 संवेग बताए और 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई। संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है जो कि व्यक्ति में जन्मजात होती है, जन्म से ही होती हैं, वो बाहर से नहीं आती हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मूल प्रवृत्तियाँ, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अकादमिक प्रदर्शन में विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है? अकादमिक प्रदर्शन मतलब विद्यालय के अंदर बालक का जो प्रदर्शन होता है, एकेडमिक प्रदर्शन होता है, उसमें असफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है। देखो, बोरियत तो असफलता के लिए जिम्मेदार होती है, तनाव होता है, टेंशन होता है तो भी, भय होता है, डर होता है तो भी असफलता ही होती है। लेकिन एकेडमिक प्रदर्शन में विद्यार्थियों के लिए असफलता के लिए जिम्मेदार क्या नहीं है? जिज्ञासा। जिज्ञासा जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि जिज्ञासा तो एक सकारात्मक संवेग है जो बालक के अध्ययन में रुचि बढ़ाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है, अधिगम तब प्रभावित होता है जब यह बाहरी प्रेरकों द्वारा निर्देशित होता है, यह प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, विद्यार्थियों के लिए अधिगम लक्ष्य पूरी तरह से शिक्षक द्वारा तैयार किए जाते हैं, विद्यार्थियों को अपने अधिगम लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने के अवसर दिए जाते हैं। अधिगम तब प्रभावित होता है जब विद्यार्थी को अपने अधिगम के लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने के अवसर दिए जाएं। अगर बालक को कोई काम करने का अवसर दिया जाता है तो वो ज़्यादा सीखता है, उसे अपने अधिगम के लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने के लिए दिए जाते हैं। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अधिगम का अर्थ होता है सीखना और इसका उद्देश्य होता है व्यवहार में परिवर्तन करना, और ये तब प्रभावित होता है जब विद्यार्थियों को अपने अधिगम लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने के अवसर दिए जाते हैं। प्रश्न नंबर 32 है, CCE कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को RTE एक्ट के तहत प्रारंभिक स्तर पर अनिवार्य किया गया है, जिसका एकमात्र प्रमुख उद्देश्य बालकों की शिक्षा में सुधार करना है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नामांकन में सुधार करना नहीं होता है CCE का उद्देश्य, स्कूल में सुधार करना भी नहीं होता है, शिक्षकों की संख्या में सुधार करना भी नहीं होता है। CCE का प्रमुख उद्देश्य होता है बालकों की शिक्षा में सुधार करना। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है बालकों की शिक्षा में सुधार करना। ऑप्शन बी इज करेक्ट है। प्रश्न नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना। अगर छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास हो जाए, थिंकिंग पावर का विकास हो जाए, सोचने समझने विचार करने की शक्ति का विकास हो जाए, तो वो अधिगम बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पाठ्यक्रम से संबंधित सूचनाएं देना नहीं भाई, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य नहीं है। छात्रों को टिप्पणियां लिखवाना ना, छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करना ना। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना, थिंकिंग पावर का विकास करना, सोचने समझने विचार करने की शक्ति का विकास करना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 34 है, आप अपनी आजीविका हेतु शिक्षण व्यवसाय चुनना चाहते हैं क्योंकि शिक्षण व्यवसाय सम्मानजनक एवं चुनौतीपूर्ण होता है। भाई, शिक्षण व्यवसाय चुनना चाहते हैं और आप BSTC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, BSTC करोगे तो आपको शिक्षण व्यवसाय टीचर मिलेगा, और टीचर का जो पद होता है वो समाज में सम्मानजनक होता है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ये चुनौतियां तो आपके सामने आएंगी। इसलिए शिक्षण व्यवसाय सम्मानजनक एवं चुनौतीपूर्ण है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शिक्षण व्यवसाय कम उत्तरदायी होता है, ये कम की बात कहाँ गई, गलत हो गया। शिक्षण व्यवसाय में कम परिश्रम करना पड़ता है, क्यों भाई, कम कहाँ से करना पड़ता है, ये भी गलत हो गया। शिक्षण व्यवसाय में अधिक खाली समय लगता है, समय मिलता है। अधिक खाली समय का क्या करोगे,
फिर टीचर बन के सैलरी लोगे, पढ़ाओगे नहीं क्या अधिक खाली समय? ये भी गलत बात है। सबसे जो बेस्ट बात है वो ये है कि आप अपनी आजीविका हेतु शिक्षण व्यवसाय BSTC करके टीचर का पद चुनना चाहते हो तो शिक्षण व्यवसाय का ये जो पद होता है ये सम्मानजनक होता है लेकिन चुनौतीपूर्ण है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 35 है, प्रभावी शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी विशेषता आवश्यक नहीं है? विषय वस्तु की जानकारी होना ये तो जरूरी है। शिक्षक का आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होना जरूरी है, क्योंकि अगर शिक्षक को सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो क्या पढ़ाएगा? सभी विषयों का अच्छा ज्ञान नहीं, सभी सब्जेक्ट्स का शिक्षक को ज्ञान होना की क्या ज़रूरत है? शिक्षक को तो अपने सब्जेक्ट का परफेक्ट होना ज़रूरी है। जैसे मैथ का टीचर हो तो उसे मैथ परफेक्ट आनी चाहिए, हिंदी का तो हिंदी अच्छी आनी चाहिए, विज्ञान का है तो विज्ञान अच्छी आनी चाहिए, कक्षा कक्ष व्यवस्थापन एवं शिक्षण विधि की जानकारी होनी चाहिए। उसे भाई कक्षा को कैसे सेट करना है, कौन सी विधि से पढ़ाना है, ये उसको नॉलेज होना चाहिए। तो प्रभावी शिक्षण के लिए कौन सी विशेषता नहीं है? सभी विषयों का अच्छा ज्ञान, ये विशेषता नहीं है। क्योंकि एक टीचर को सभी विषयों के ज्ञान की क्या ज़रूरत है? उसे तो अपने सब्जेक्ट का ज्ञाता होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। टीचर को अपने विषय सब्जेक्ट का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, सभी विषयों का ज्ञान जरूरी नहीं है। प्रश्न नंबर 36 है, शिक्षण सामग्री शिक्षक की सहायता करती है। जैसे मान लीजिए शिक्षण सामग्री में आप चार्ट लेके आते हो, मॉडल, चित्र, बोर्ड, स्मार्ट क्लास, ऑडियो विजुअल ये लेके आते हो और फिर बच्चों को पढ़ाते हो, तो बच्चों में तो इंटरेस्ट तो आएगा ही कि सर देखो क्या क्या लेके आते हैं। शिक्षण रुचिप्रद बनाने में शिक्षण सहायक सामग्री सहायता करती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। शिक्षण सामग्री पाठ को सजाने में नहीं भाई, स्वयं की साख बढ़ाने में 9, समय व्यतीत करने में सहायता करती है 9। सबसे बेस्ट उत्तर है शिक्षण को रुचिप्रद बनाने में, इंटरेस्टिंग बनाने में, ताकि बच्चे को अधिगम अधिक होता है। प्रश्न नंबर 37 है, कौन सा विकल्प शिक्षक के कार्य को नहीं दर्शाता है? अधिगम को सुगम बनाना, सरल बनाना, ये तो शिक्षक का काम है। अनुदेशन संसाधनों का प्रबंधन करना, सूचना देने वाले साधनों को मैनेज करना, ये भी टीचर का काम है। पाठ्य क्रियाओं का समन्वय या तालमेल बैठाना, ये भी टीचर का ही काम है। छात्रों का मनोरंजन करना, ये टीचर का काम नहीं है। अगर टीचर छात्रों का मनोरंजन ही करवाएगा तो पढ़ाएगा कौन? तो कौन सा शिक्षक का कार्य नहीं है छात्रों का मनोरंजन करना? ऑप्शन डी इज करेक्ट। शिक्षक का कार्य बालकों का मनोरंजन करना नहीं होता है, बल्कि बालकों को पढ़ाना होता है। प्रश्न नंबर 38 है, समूह शिक्षण में सभी निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं सिवाय, कौन कौन शामिल होता है इन चार ऑप्शन में एक को छोड़ के? दल शिक्षक, दल के सारे शिक्षक इसमें शामिल होते हैं। शिक्षक, दक्ष शिक्षक मतलब जो बढ़िया बढ़िया शिक्षक होते हैं वो विषय के ज्ञाता होते हैं, वो आते हैं। शिक्षक दल, शिक्षकों का एक पूरा दल शामिल होता है। कठोर शिक्षण विधियाँ, नहीं भाई, कठोर शिक्षण विधियाँ शामिल करोगे तो फिर टीम टीचिंग करने का ही क्या मतलब है? कठोर शिक्षण से तो अधिगम ही नहीं होता है। समूह नियोजन भी किया जाता है। तो समूह शिक्षण में निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं एक को छोड़कर सिवाय कठोर शिक्षण विधि को। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। शिक्षण में कठोर और कठिन का कोई नाम नहीं होता है, कोई स्थान नहीं होता है। समूह शिक्षण ऐसी शिक्षण विधि होती है जिसमें कई शिक्षक मिलकर योजना बनाते हैं और विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। ज्ञान की खोज की जाती है, अपने ज्ञान में वृद्धि करना। ज्ञान की खोज करना मतलब अपने ज्ञान में वृद्धि करना। ज्ञान की खोज की जाती है पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में, कार्य क्षेत्र में, प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में, उपयुक्त सभी जगह ज्ञान में वृद्धि होती है, चाहे कुछ ना कुछ करो आप। ऑप्शन डी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है? रिसर्च करने का, खोज करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? रिसर्च करके आप क्या करोगे? नए नए नियम बनाओगे, नए नए सिद्धांत, कॉन्सेप्ट बनाओगे, कॉन्सेप्ट का प्रतिपादन करोगे, नवीन नियम रूल बनाओगे, नई कॉन्सेप्ट, नए सिद्धांत बनाओगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। सूचना एकत्रित करना, निष्कर्षों का मूल्यांकन करना,
दूसरों द्वारा दिए गए विचारों का संश्लेषण करना, ये नहीं होता है। अनुसंधान रिसर्च खोज का तो उद्देश्य होता है नवीन नियम और नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन करना, न्यू रूल्स एंड न्यू कॉन्सेप्ट्स का प्रतिपादन करना होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 41 है, परिवार के कल्याण के लिए कौन योगदान देता है? सर्वाधिक उपयुक्त चुनिए। सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए। परिवार के कल्याण के लिए पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, समस्त परिवार। अगर परिवार का कल्याण चाहते हो तो परिवार में जितने सदस्य हैं सब के सब योगदान देते हैं तो मज़ा ही कुछ और आता है। समस्त परिवार इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। संप्रेषण किया जाता है मतलब कम्युनिकेशन किया जाता है मौखिक रूप से, लिखित रूप से, संकेत और चेहरे के हाव भाव मुद्राओं से, उपयुक्त से भी। कम्युनिकेशन तो दो लोगों के बीच हो सकता है मौखिक रूप से भी, जैसे दो लोग बातचीत कर लेते हैं। लिख करके भी, एक व्यक्ति लिख करके दूसरे को दे देता है, दूसरा पहले को दे देता है। संकेत से भी, इशारे करके भी, चेहरे की मुद्राओं से भी, गुस्सा करके, हंस करके कम्युनिकेशन हो सकता है दो लोगों के बीच में। तो ये सारे तरीके कम्युनिकेशन के हैं। तो संप्रेषण कम्युनिकेशन किया जाता है उपयुक्त सभी उपायों द्वारा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच विचारों का आदान प्रदान होता है, दो लोगों के बीच बातचीत करना ही कम्युनिकेशन होता है। संप्रेषण आवश्यक है आत्म अभिव्यक्ति के लिए, व्यापार और वाणिज्य के लिए, दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। देखो कम्युनिकेशन होता है दो लोगों के बीच में, वो बहुत ज़रूरी होता है, चाहे खुद की अभिव्यक्ति के लिए हो, व्यापार करने के लिए हो, दिन प्रतिदिन के काम करने के लिए हो, बातचीत ज़रूरी है। तो संप्रेषण कम्युनिकेशन आवश्यक है उपयुक्त सभी के लिए। आत्म अभिव्यक्ति होता है अपने विचारों को प्रकट करने के लिए। जब हम कम्युनिकेशन ही नहीं करेंगे, बात ही नहीं करेंगे तो अपने विचारों को किसी के सामने प्रकट ही नहीं कर पाएंगे, वो तो अंदर ही दब जाएंगे। इसलिए कम्युनिकेशन ज़रूरी है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, मतलब सारे काम करने के लिए कम्युनिकेशन ज़रूरी है। बातचीत बंद हो जाए मतलब सब कुछ बंद हो जाता है आदमी का। प्रश्न नंबर 44 है, आईसीटी से क्या तात्पर्य है? आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार तकनीक, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं सूचना एवं संप्रेषण या सूचना एवं संचार तकनीक। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आईसीटी की फुल फॉर्म पूछे तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार या संप्रेषण तकनीक। 45 नंबर है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का भाग नहीं है। देखो सीपीयू, कीबोर्ड, मॉनिटर, जो अपना स्क्रीन वाला टीवी होता है वो मॉनिटर होता है, जो एक डिब्बा सा होता है वो सीपीयू होता है, और ये बटनों वाला कीबोर्ड होता है, ये कंप्यूटर के मुख्य भाग है। जबकि स्कैनर होता है ये कंप्यूटर का मुख्य भाग नहीं होता है, ये अलग से लगाया जाता है। और स्कैनर लगा के हम कोई भी डॉक्यूमेंट, पीडीएफ, फ़ोटो उनको स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्कैनर अलग से लगाया जाता है, कंप्यूटर का मुख्य भाग नहीं, बाकी सारे कंप्यूटर के भाग है। तो कंप्यूटर का भाग नहीं है स्कैनर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखो कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होता है, क्योंकि मॉनिटर पर हम कोई चीज़ देख ही सकते हैं इसलिए आउटपुट डिवाइस है। लेकिन इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कंप्यूटर का भाग नहीं है स्कैनर, सी ऑप्शन इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 46, प्रगामी, क्रमिक एवं पूर्व कथनीय परिवर्तन का स्वरूप जो गर्भधारण के साथ प्रारंभ होता है और पूरे जीवन विस्तृति के दौरान जारी रहता है क्या कहलाता है? देखो गर्भधारण से लेकर के पूरे जीवन तक चलने वाली जो प्रक्रिया होती है उसे विकास कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। ये विकास होता है, ये गर्भधारण से लेकर के पूरे जीवन पर्यंत चलता ही रहता है किसी न किसी रूप में। सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास, किसी न किसी रूप में व्यक्ति का विकास चलता ही रहता है। गर्भधारण से लेकर के पूरे जीवन मृत्यु तक विकास चलता रहता है। विकास व्यक्ति के जन्म की जगह गर्भधारण कर सकते हैं, गर्भधारण से लेकर के
गर्भधारण से लेकर के मृत्यु तक चलता रहता है, मतलब जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 47 है, शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम, टीचर एजुकेशन के जो पाठ्यक्रम होते हैं उनको मान्यता कौन प्रदान करता है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा संस्थान। तो जो शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम होते हैं, टीचर ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट होते हैं, जो कॉलेज होते हैं बीएसटीसी के, बीएड के आदि के, उनको मान्यता कौन प्रदान करता है? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा संस्थान, क्योंकि बीएसटीसी बीएड का उद्देश्य ही अध्यापक बनाना होता है। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा संस्थान, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद या शिक्षा अनुसंधान शिक्षा संस्थान, शॉर्ट फॉर्म होता है एनसीटीई। शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम को मान्यता प्रदान की जाती है एनसीटीई के द्वारा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा संस्थान द्वारा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्या करता है? मान्यता देता है। और एनसीटीई का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, मुख्यतः प्रभावी शिक्षण किसका प्रकार्य है? शिक्षक की शिक्षण के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति, पॉजिटिव एटीट्यूड होता है तो शिक्षण प्रभावी होता है। विद्यार्थियों में अधिगम करा पाने की योग्यता, शिक्षक की प्रतिष्ठा और शिक्षक का पांडित्य। तो सबसे बेस्ट उत्तर होगा प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक की शिक्षण के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति, पॉजिटिव एटीट्यूड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। एटीट्यूड का मतलब होता है सोच, नज़रिया, और वो कैसा है? सकारात्मक है, पॉजिटिव है। अभिवृत्ति अर्जित होती है। अभिवृत्ति के प्रकार होते हैं सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य। किसी की सोच होती है वो पॉजिटिव होती है, किसी की नेगेटिव होती है, और किसी की ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, एकदम शून्य की तरह होता है, उदासीन होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रभावी शिक्षण किसका प्रकार्य है? ऑप्शन ए, सकारात्मक अभिवृत्ति किसकी? शिक्षक की शिक्षण के प्रति। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन का उदाहरण नहीं है? छात्रवृत्ति परीक्षण, मतलब स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, उसमें आकलन की ज़रूरत ही क्या है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। संचय अभिलेख, वार्षिक परीक्षा, गृह कार्य का आकलन, ये तो हैं, लेकिन अधिगम के आकलन का उदाहरण नहीं है छात्रवृत्ति परीक्षण। स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर आकलन की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। 49 में ऑप्शन ए इज करेक्ट। आकलन 3 प्रकार का होता है, सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन और सीखने के रूप में आकलन। आकलन का मतलब होता है जो हम कार्य कर रहे हैं वह सही है या नहीं, इसकी जांच करना आकलन है। हमने जो विषय वस्तु पढ़ाई गई है उसे कितना ग्रहण किया, इसकी जांच करना। जो सीखने के लिए आकलन होता है बालक का, वो लगातार चलता रहता है और इसके द्वारा क्या होता है? ये सुधारात्मक होता है और सकारात्मक होता है कि बालक में सुधार करना इसका उद्देश्य होता है। ये कभी भी इसमें रिजल्ट, मूल्यांकन, निर्णय आदि नहीं दिए जाते सीखने के लिए आकलन में। तो अधिगम के आकलन का उदाहरण नहीं है छात्रवृत्ति परीक्षण, स्कॉलरशिप टेस्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 50 है, यदि विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्राचार्य और उसके माता पिता से शिकायत करनी चाहिए और उसकी मध्यस्थता की मांग करें। उसकी पढ़ाई में रुचि न होने के कारणों का पता लगाकर सुधारात्मक कार्रवाई करें। उनसे पूछना चाहिए कि वे पढ़ाई में रुचि क्यों नहीं ले रहे हैं। समझाना चाहिए कि पढ़ाई में ध्यान देने से अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। देखो, सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि उसकी पढ़ाई में रुचि क्यों नहीं है, क्या कारण है कि ये पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहा है, उन कारणों का पता लगाओ। और कारणों का पता लगाना क्या कहलाता है? निदान कहलाता है।
और निदान करने के बाद, कारणों का पता लगाने के बाद उसका उपचार करो, उसका सुधार करो। ये ही क्या है, सबसे बढ़िया तरीका है। तो एक बच्चा पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहा है तो शिक्षक को वो रुचि क्यों नहीं ले रहा है, उन कारणों का पता लगाना चाहिए और सुधारात्मक कार्यवाही करनी चाहिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 51 नंबर प्रश्न है, किशोरों में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? तीव्र संवेग का समय, बिल्कुल एकदम जो फास्ट इमोशंस होते हैं, झटके में रोना, झटके में गुस्सा, झटके में क्या, गुस्से गुस्से में कुछ कुछ कर पाते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। सामाजिक बुराइयों और अन्याय के प्रति विशेष रूप से दोष दर्शन, उत्कृष्ट समूह प्रतिबद्धता, समान लिंग के व्यक्तियों के साथ संबंध। देखो किशोर होते हैं वो अपने समान लिंग के साथ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, जैसे लड़का लड़के के साथ, लड़की लड़की के साथ। किशोरावस्था में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है, लड़का लड़की के साथ संबंध होता है, आकर्षित होता है, वो लड़की लड़के के साथ आकर्षित होती है। तो किशोरावस्था की कौन सी विशेषता नहीं है? समान लिंग के व्यक्तियों के साथ संबंध, ये विशेषता नहीं है। किशोरावस्था की विशेषता तो होती है कि वे एक विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होते हैं, लड़का लड़की के प्रति और लड़की लड़के के प्रति। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 52 है, विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान की संरचना कराने में शिक्षक की कौन सी भूमिका नहीं होनी चाहिए? वास्तविक विश्व की समस्याओं के समाधान हेतु वास्तविक उपागमों पर केंद्रीकरण, स्व विश्लेषण व स्व आकलन को हतोत्साहित करना। देखो ज्ञान की संरचना में हतोत्साहित का कोई स्थान नहीं होता है, इसका मतलब तो होता है निराश करना। और इसने क्या कहा कि ज्ञान की संरचना कराने में शिक्षक की कौन सी भूमिका नहीं होनी चाहिए? शिक्षक को बालकों को स्व आकलन स्व विश्लेषण में हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, निराश नहीं करना चाहिए। तो यही गलत बात है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी के पूर्व अनुभव के प्रति संवेदनशीलता, कक्षा कक्ष में सहयोगी एवं सहभागितापूर्ण अधिगम को संबल प्रदान करना। देखो स्व विश्लेषण व स्व आकलन को प्रोत्साहन देना चाहिए, टीचर को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, निराश नहीं करना चाहिए। तो इसने तो यही पूछा है कि ज्ञान की संरचना कराने में शिक्षक की कौन सी भूमिका नहीं होनी चाहिए? हतोत्साहित करना नहीं होना चाहिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट है। 53 नंबर है, खोज विधि से कौन सा लाभ नहीं होता है? खोज विधि मतलब इंक्वायरी मेथड। बालक खोज करता है, क्या क्या करता है? यह विद्यार्थी को जीवन के लिए तैयार करने की प्रशिक्षण प्रदान करती है। अब इसने पूछा है कि इस विधि का लाभ कौन सा नहीं है, वो बताओ। इसके द्वारा आत्मविश्वास आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। यह विधि छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। देखो छोटी कक्षाओं के विद्यार्थी क्या खोज करेंगे, उनको तो सिखाया जाता है बड़ी मुश्किल से, तो छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी नहीं होती है खोज विधि, बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होती है। तो खोज विधि के लिए कौन सा लाभ नहीं है, छोटी कक्षाओं के लिए विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, ये बात गलत है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इसके द्वारा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक और समालोचनात्मक अभिव्यक्ति का विकास होता है। छोटी कक्षाओं के बालक खोज नहीं कर सकते, छोटी कक्षाओं के बालकों को तो किंडरगार्टन विधि के द्वारा, खेल विधि के द्वारा, इन विधियों के द्वारा सिखाया जाना चाहिए। इसलिए खोज विधि छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी नहीं है, बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम गठित होता है? सार्थक अधिगम होना चाहिए, उसके लिए मुख्य क्रिया नहीं है। पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, निर्देश और संचालन, अन्वेषण और पारस्परिक क्रिया, कंठस्थीकरण एवं स्मरण। देखो सार्थक अधिगम के लिए, अर्थपूर्ण अधिगम के लिए, सार्थक अधिगम के लिए रटने का कोई स्थान नहीं होता है। कंठस्थीकरण करना, स्मरण करना, याद करना, रटना, ये सार्थक अधिगम में नहीं होता है। और इसने भी यही पूछा है कि एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम होता है। तो कंठस्थीकरण करना, स्मरण करना, रटना, ये सार्थक अधिगम नहीं होता है। 54 में ऑप्शन डी इज करेक्ट। सार्थक अधिगम में रटने का कोई स्थान नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? प्रिंटर तो आउटपुट डिवाइस है, इसलिए ये ऑप्शन कट जाएगा। इसमें भी प्रिंटर आ गया,
तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा। इसमें कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होता है, बटनों के द्वारा हम इनपुट देते हैं, माउस में क्लिक करके इनपुट देते हैं। स्कैनर में कोई भी फ़ोटो डॉक्यूमेंट होता है उसको स्कैन करके अंदर लेते हैं कंप्यूटर के। तो ये तीनों इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। प्रिंटर आ गया तो ये आउटपुट है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा कारक अधिगम को सबसे कम प्रभावित करता है? तत्परता का नियम, पाठ्यसहगामी क्रियाएं, अनुकरण, नकल करना और परिपक्वता। देखो, थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम बताए थे। मुख्य नियम उसमें 3 थे। तत्परता का नियम बताया था ना, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तो ये तत्परता का नियम तो सीखने के लिए ज़रूरी है, अच्छा है। पाठ्यसहगामी क्रियाएं, जब पढ़ाई के साथ साथ टीचर और भी क्रियाकलाप कराते हैं, खिलाते हैं और कई काम करवाते हैं, प्रतियोगिताएं करवाते हैं, निबंध प्रतियोगिताएं, अंताक्षरी ये होती है, ये भी सीखने में अच्छी होती है। अनुकरण के द्वारा सीखना, नकल के द्वारा सीखना, ये सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो अल्बर्ट बांडुरा ने दिया था उसके अंदर अनुकरण के द्वारा ही सीखता है बालक, तो ये भी सही बात है। परिपक्वता, अधिगम में सबसे कम प्रभावित जो करता है वो परिपक्वता करता है, क्योंकि बड़ा हो जाओ भले ही, लेकिन परिपक्वता अधिगम का एक आधार हो सकता है, लेकिन अधिगम को ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है। परिपक्वता होने से ही सब कुछ थोड़ा होता है, उसके पीछे कई काम करने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ चीज़ें हैं जिनसे अधिगम प्रभावित नहीं होता है, जैसे दवाई के सेवन करने से व्यवहार में परिवर्तन, शराब के सेवन से व्यवहार में परिवर्तन, बीमार होने से व्यवहार में परिवर्तन, थकान आने से व्यवहार में परिवर्तन, मादक पदार्थों के सेवन करने से व्यवहार में परिवर्तन जो होता है वो अधिगम नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 57 है, खेल विधि का कौन सा सिद्धांत स्व अनुशासन उत्पन्न करने में सहायक होता है? सृजनात्मकता का सिद्धांत, क्रिएटिविटी, उत्तरदायित्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूर्ण स्वतंत्रता का सिद्धांत, इंडिपेंडेंट का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो देखो, खेल विधि का कौन सा सिद्धांत स्व अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन उत्पन्न करने में सहायक होता है। अगर कोई ज़्यादा नाटक करता है तो उससे उस काम का उत्तरदायित्व दे दो कि ये काम तू संभालेगा, अगर इसमें कुछ गड़बड़ हुई तो तेरी जिम्मेदारी होगी, तेरा उत्तरदायित्व होगा, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो वो गड़बड़ करेगा ही नहीं। तो खेल विधि का कौन सा सिद्धांत स्व अनुशासन उत्पन्न करने में सहायक होता है? उत्तरदायित्व का सिद्धांत। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 58 नंबर है, एक शिक्षक संप्रत्यय समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए पहले सिद्धांत व नियम बताता है और फिर उदाहरण देता है, वह कौन सा उपागम अपना रहा है? पहले नियम मतलब पहले निगमन। अगर पहले कोई नियम बताता है तो वो निगमन सिद्धांत का उपयोग कर रहा है। नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं तो निगमन, और उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं तो वो आगमन होता है। लेकिन यहाँ पे पहले क्या बता रहा है? नियम, फिर बता रहा है उदाहरण। नियम से उदाहरण की ओर जा रहा है तो वो कौन सा उपागम अपना रहा है? निगमनात्मक उपागम अपना रहा है, डिडक्टिव मेथड जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 59 नंबर क्वेश्चन है, अधिगम को प्रभावित करने वाला वातावरण से संबंधी कारक नहीं है। विद्यालय का वातावरण, खेल का मैदान, समाज, भाषा शैली। देखो, विद्यालय का वातावरण, खेल का मैदान, समाज, ये तो वातावरण से संबंधित ही है, लेकिन जो भाषा शैली होती है वो वंशानुक्रम से संबंधित होती है, आदमी के लिए अंदर से होती है, जन्मजात होती है। ठीक है, तो वातावरण से संबंधित कारक नहीं है भाषा शैली। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। और इस क्लास का लास्ट प्रश्न, अधिगम का शिक्षा में योगदान है व्यवहार परिवर्तन करने में, नवीन अनुभव प्राप्त करने में, समायोजन करने में, एडजस्टमेंट करने में, उपयुक्त सभी। तो देखो, अधिगम सीखने का शिक्षा में योगदान ये है कि व्यवहार में परिवर्तन होता है, नए नए अनुभव प्राप्त करता है, एडजस्टमेंट कर लेता है कोई भी काम को। तो ये सारे ही सही हैं, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।